इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। अनुज जी का एक सवाल है, वो आप जरा देखो इसको क्या कह रहे हैं वो। यूपी में जीतने के बाद भी बंगाल जैसा हाल नहीं है। यूपी में जीतने के बाद भी, हाँ देखिए क्यों होगा ना, मतलब ये शायद कहना चाह रहे हैं कि भाजपा यूपी जीती तो बंगाल की तरह वो विपक्षियों को मार क्यों नहीं रही है ना, तो ये होना भी नहीं चाहिए। बंगाल का जो अब तो हाई कोर्ट ने कह दिया, एनएचआरसी की रिपोर्ट भी आ गई, तो बल्कि मैंने एक वीडियो भी डाला था। योगी आदित्यनाथ ने अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात कही, संदीप भाई। उन्होंने कहा कि मेरे हिंदू होने से ही मैं इंक्लूसिव लीडर हूं। मेरा हिंदू धर्म ही सिखाता है मुझे कि सबके साथ मुझे संभाव करना है। मुझे 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 हर व्यक्ति को एक मनुष्य की तरह, हर व्यक्ति में परमात्मा है, हर व्यक्ति में आत्मा है, हर व्यक्ति में परमात्मा है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि मुझे हिंदू होना ही मुझे एक संपूर्ण लीडर, एक इंक्लूसिव लीडर बनाता है। तो जो भी आदमी उस सनातन सभ्यता से आएगा वो ममता दीदी जैसा आतताई कभी हो ही नहीं सकता। सही कह रहे हैं कि वो ममता जैसी आतताई नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बाद हिंदू धर्म की समझ नहीं है। और वो अगर हिंदू धर्म की समझ होती तो आज वो आम जनता उनके राज्य में मर रही है और वो उससे इग्नोर कर रही है, तो हो ही नहीं सकती। मतलब संवेदना, अगर राजनीति में संवेदना मर गया, यानी राजनीति जो है एक तरह से जन भक्षण के लिए आगे बढ़ रहा है। ये हमें जो है मानना चाहिए। ये एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। होना चाहिए मीडिया संदीप जी जैसे, और मेहमान सबको ले लिया उन्होंने। नहीं, हम लोग तो प्रयास करते हैं और मैं तो रिसर्च करने की आदत है, लेकिन संदीप भाई के साथ चर्चा में वो रिसर्च भी थोड़ी सी रोचक हो जाती है। तो आई थिंक यही अच्छा तरीका होना चाहिए कि हमें रिसर्च के डिटेल रिसर्च को रोचक तरह से लोगों को प्रेजेंट, जिससे लोगों के दिमाग में वो काफी देर तक रहे। क्योंकि मीडिया के नॉर्मल चैनलों में क्या होता है, वो थोड़ी तू मैं होती है और फिर वो डाइल्यूट हो जाता है टॉपिक ना। तो हाँ, अच्छी बात। वो मिला कि उदाहरण वो दे रहे हैं जितेंद्र जी। संदीप जी, हमारी माता जी बचपन में हम लोगों को जिस रास्ते पैदल लेकर जाती थी, बड़े बड़े रोड पत्थर रहते थे। अब जो योगी जी आगे बनवाए, देखिए आप वो लोग दिख रहे हैं, मतलब ये रोड मैं जो बता रहा हूँ आपको हवा में नहीं है, रोड है ना। मतलब आप 1 महीने बाद इस पर चल पाएंगे, आप गाड़ी चला पाएंगे। आपको अब और नेशनल हाईवे भी बने हैं। जो भी आदमी दिल्ली में रहता है, अगर वो पिछले 4-5 महीने में मेरठ गया हो, जैसे 3-4 घंटे लग जाते हैं, आप 1.5 घंटे में, आप 1-1.25 घंटे में यहाँ से मेरठ पहुंच सकते हैं। उसका क्रेडिट मैं योगी आदित्यनाथ को नहीं दे रहा हूँ, वो नितिन गडकरी का है। लेकिन हाँ, राज्य सरकार से जितना समन्वय हो सकता था वो सरकार ने कहा। बोल रहा है कि योगी जी में दम है तो ईवीएम बंद कर जीत कर दिखाओ। ये इसके समझ बाद नहीं पाता। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये लोग तो चाहते ही है ना, ये लोग तो चाहते हैं कि उकसाया जाए और ईवीएम बंद हो। और ईवीएम बंद हो तो पुराना बैलेट वाला, उसमें ये लोग महारथी हैं। ये 2 नली लेके आ जाएंगे अपनी, और ये तेरा वो मेरा, ये सब उठा के ले जाएंगे, यहाँ बहा देंगे, वहां बहा देंगे। ये तो इनके वो कौन फेमस डायरेक्टर है, झा साहब, इन्होंने खूब बनाई है ना पिक्चरें बूथ कैप्चरिंग पे। तो प्रकाश झा, उनको आता है, वो सिखाएंगे इनको, प्रकाश झा। तो ये तो चाहते हैं कि ईवीएम ना, ईवीएम में ये लोग अपनी धांधली नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं शांतनु भाई, मैं एक छोटी चीज पे कहानी बताता हूं कि हमारे एक जानने वाले थे, वो चुनाव में खड़े हुए थे और कुछ मेरे फादर गए थे। लोग घर पे हाथ धर के बैठे रहते थे कि वो जीवित आएंगे या मरेंगे। में ये स्थिति होती थी कि जीवित, अगर बूथ में जा रहे हैं तो जीवित आएगा कि मरेगा। लालू खुलेआम जो कहता था कि डब्बे से जिन्न निकलेगा, वो खुलेआम होता था। मुलायम ने खुलेआम किया। ममता बनर्जी अब तक कर रही थी, अब तक पंचायत चुनाव में किया है, पानी में बैलेट देखे हैं लोगों ने। तो आज इन सबको जो नाश किया गया है आधुनिक तरीके से, इसलिए ये बौखला रहे हैं। ये एक अच्छा सुझाव है निधि जी का। जी, एक कार्य सरकार को और करना चाहिए, सड़क के किनारे 50 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। हाँ, मेरे ख्याल से निधि जी, एक्सप्रेस वेज में तो काफी सारा लीवे दिया जाता है, लेकिन हाँ बाकी सड़कों में क्या नियम है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सुझाव अच्छा है आपका। इस बार महाराज जी का काम बोलता है नारे के साथ ही चुनाव में जाना चाहिए। सब विपक्ष वाले बिना काम के इतना शोर करते हैं कि महाराज जी तो हर क्षेत्र का काम करके दिखाया। 70 साल के सामने 5 साल का काम। आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने मेडिकल कॉलेज पे एक लेख लिखा था, उस पर भी हम एक दिन हम चर्चा कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज में, कि कैसे जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। सड़क में हमने देखा कि सालों में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं दीपक जी,
शिक्षा से लेकर सड़क से लेकर बिजली से लेकर, आप बिल्कुल ठीक करें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जितिन भाई। तो ये अच्छा कुछ क्वेश्चन अभी आए हैं। हाँ, एक कुछ क्वेश्चन है, कमल पाहुजा जी का एक क्वेश्चन है, इसको ऊपर लो। यमुना एक्सप्रेस पे इन्वेंट करने की सोच रहा हूँ, इवेंट्स करने की सोच रहा हूँ, अगर इवेंट्स लिखा है ना, इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, अगर योगी जी दोबारा ना आए तो क्या जेवर एयरपोर्ट के आसपास का विकास रुक जाएगा? देखिए, ये तो होता ही है, क्योंकि मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो पिछले के सरकारों के काम को पूरा खराब कर देती हैं, और कुछ सरकारें ऐसी होती हैं चाहे कितना भी चुनावों के टाइम लड़ाई हो, पिछले की सरकारों को काम जो ये यमुना एक्सप्रेस वे है जो आपको आगरा से लेकर लखनऊ जाता है, मैंने बताया था वो आनंद फानन में खुल गया था, उसके एग्जिट रोड भी नहीं बने थे, उसमें पेट्रोल पंप नहीं थे, उसमें टॉयलेट नहीं बनी थी। अगर आपको बीच में टॉयलेट जाना है तो आप लखनऊ जा पाएंगे 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ही जा पाएंगे। तो वो सब उसका काम पूरा करवाया, उसको काम को रोक नहीं दिया। उसमें इतने सारे करप्शन के आरोप थे कि चाहे तो योगी आदित्यनाथ उसको रोक देते और कह देते ये तो अखिलेश का है, ये रुक गया, लेकिन उन्होंने नहीं करा ना ऐसा। बल्कि एक बार तो ऐसे लाखों बस्ते थे, स्कूल के बस्ते, जिसमें अखिलेश की फोटो छपी थी, योगी आदित्यनाथ का इनको बंटवाओ, वो बंटवाया गया। आप सोचते हैं कोई सरकार बंटवाती कैसे, जिसमें अखिलेश का फोटो चिपका हुआ है, ऐसे बस्ते बंटवाए उन्होंने। लेकिन हाँ, जो सरकारें जैसे ये अखिलेश ने क्या करा बताता हूं। अखिलेश जैसे ही 2012 में आए, उन्होंने अयोध्या में जो विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला थी, उसमें पत्थर आना रुकवा दिया। समझ रहे हैं आप? मतलब वर्डिक्ट चल रहा है, एक चुपचाप कार्यशाला, उसमें पत्थर पे बस कार्विंग हो रही है, उससे भी डर था उनको, उससे भी भय था। उनके पिताजी ने तो कार सेवक मरवाए थे, लेकिन उन्होंने पत्थर रुकवा दिया और बहुत सारी पुरानी योजनाएं बंद करवा दी। तो ये तो होता है, जो मायावती की सरकार है, अखिलेश की सरकार है, बड़ी विंडिक्टिव बदलाखोर टाइप सरकार है। इनको देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, जनता के लिए क्या अच्छा होगा, ये नहीं पसंद है। बस मैं दूसरे की स्कीम न चल। ममता दीदी ने तो किसानों का 6,000 रुपए नहीं आने दिया 2.5 साल तक, और जैसी सरकार बनी उसके 1 हफ्ते बाद आने दिया, कि इससे मोदी को क्रेडिट ना मिल जाए, भाई वो चुनाव ना जीत जाए, भाजपा को क्रेडिट ना मिल जाए। तो इन लोगों को हाँ जी कार्ड दिया था, हेल्थ कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड, हाँ नहीं, इंश्योरेंस कार्ड भी नहीं, और जो किसानों को पीएम किसान के जो पैसे आते हैं वो भी नहीं आने थे, उसके अकाउंट नंबर नहीं दिए उन्होंने अपने किसानों के, क्योंकि डेटा स्टेट को देना होता है। मतलब उन्होंने स्कीमें रोक के रखी, मेरे लोगों का भला ना हो तो कुछ नहीं होता, बस मोदी फेमस ना हो जाए, भाजपा फेमस ना हो जाए, मतलब इस तरह की इसकी मानसिकता है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसी सरकारें आ जाती हैं तो मुझे लगता है मंदिर बनना ना रुक जाए। ये तो मंदिर बनना रोक देंगे, कुछ ना कुछ लगा के, आड़ा तिंगा लगा के। ये तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देंगे, इस तरह के लोग हैं। रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तो कमल जी, इन्वेस्टमेंट तो दूर, वो मंदिर भी रोक देंगे, ऐसे लोग हैं। तो वो सही कह रहे हैं इस बात को कि इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। माधव मनी एक बहुत बेहतरीन चीज पूछ रहे हैं। Do you think in the next time Yogi should focus on specialized research institute if they want? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस टर्म में भी ऐसा हुआ है, पुलिस रिसर्च पे इंस्टीट्यूट बन रहा है, स्पोर्ट्स रिसर्च पे इंस्टीट्यूट बन रहा है, उन पे काम चल रहा है। लेकिन हाँ, रिसर्च पे जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग जो है इसकी, क्या कहते हैं, कोरोना वायरस की, उस पे उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे और काम होना चाहिए। देखिए संदीप भाई, क्या हुआ ना, ये 5 साल तो बिल्कुल बेसिक में लग गया कि सड़कें कैसे बने, सेंट्रल की स्कीम कैसे लागू हो, ऑफिस में 9 बजे कैसे आया जाए, क्राइम कैसे खत्म हो। अब जो है वो उसके ऊपर से काम होगा। तो मतलब योगी जैसे व्यक्ति को कम से कम 10 साल तो उत्तर प्रदेश में बिताना ही बिताना चाहिए, उत्तर प्रदेश को एक वापस गति में लाने के लिए। ये आपको संदीप शर्मा आपसे कह रहे हैं। I've read a book which is brilliant, more power. Thank you संदीप भाई, थैंक यू संदीप भाई, संदीप शर्मा। कहा कि आपने सिंपल मैनर में जो विकास के काम है उसको समझाना बड़ी मुश्किल काम है, खुद सरकार नहीं समझा पाती। मैं बता रहा हूँ आपको, ओरिजिनल गैस के इश्यूज पे मैंने सरकार को एक सुझाव दिए थे, वो बाद में कि हम लोग जो इसको फेस कर रहे हैं और वो आपके प्रवक्ता नहीं समझा पा रहे हैं। तो सही बात है, विकास को समझाना बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं। और संदीप भाई ये भी होता है ना, देखिए चैनल की डिबेट में क्या होता है, मैं भी चैनल की डिबेट में जाता हूँ, 6 लोग होते हैं और 22-23 मिनट होते हैं, कमर्शियल हटा दे तो आपको 2 या 3-4 मिनट मिलते हैं। उसमें बस यही कह सकते हैं, संदीप तुम बेकार बोल रहे हो, तुम गधे, मैं अच्छा, बस इतना बोल के आपको भागना पड़ता है। तो उसमें कोई मतलब आप तथ्य बहुत ज्यादा नहीं रख पाते हैं। तो आपके चैनल में लंबा समय मिलता है, मैं अपनी स्लाइड्स दिखा सकता हूँ, डेटा दिखा सकता हूँ, आपका दर्शक समझता भी है, व्यूज भी देता है उसको, तो आनंद भी आता है बात करने में। ये एक जो है ये तुलना आपको अगली एक स्टोरी बन सकती है, बहुत अच्छी। जी 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 हाँ, देखिए नौकरी में देखिए कुछ तो जैसे होता है ना, जैसे मैंने बताया, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया ना, इसी में कम से कम 40-50 हजार लोग लगे, कि जो मैंने प्रोजेक्ट बताया पिछले 2 से 2.5 साल में। और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए,
ये तो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बताया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हुए उसमें लोग लगे, जो ओडीओपी है उसमें हम एक कार्यक्रम कर सकते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, जो अभी नेशनल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर लिया, कैसे एक जिले में एक प्रोजेक्ट को बाहर आ जाए। और फिर जो सरकारी नौकरियां करीब 4.25 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, एक भर्ती में भी कोई केस नहीं हुआ। तो नौकरियों में तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और ये सब उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है संदीप भाई, है ना। मतलब आप दिल्ली में कितना भी नैरेटिव बना लें, जिसके साथ अच्छा हुआ है उसके साथ तो अच्छा हुआ है ना, उसको क्या नैरेटिव सिखाएंगे आप। जिसने अच्छी सड़क देख ली है, जिसने अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देख लिया है, जिसने अच्छी बिजली देख ली है, जिसने अच्छी भर्तियां देख ली हैं, उसको नैरेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। उसने देख लिया है पिछले 15 साल का शासन और ये 4.5-5 साल का शासन। ये बड़ी बात है। ये अर्बन नक्सल क्या यूपी के चुनाव को प्रभावित करेंगे? वो तो दिख रहा है। देखिए अर्बन नक्सल तो करेंगे ही, देखो वो तो हर जगह फैले हैं, और उनके लिए योगी आदित्यनाथ जैसा शासक बड़ा होता हुआ दिखता है, उनको दिखता है कि फिर वो यहाँ पे बड़ा होगा तो दिल्ली पहुंचेगा, तो उनकी और नकेल कसेगा। तो वो तो उसके जो मतलब देखिए परसों स्टैन स्वामी करके सारे पेपर भर दिए। उस दिन मुझे पेपर पढ़ने में इतना बोर हुआ, पेपर में कोई सारे पेपर के पन्ने स्टैन स्वामी ने भर दिए अंग्रेजी पेपरों के। मतलब स्टैन स्वामी जो 84 साल का था, जिसको जो खुद ही बेल ही मांग रहा था कि मैं बीमार हूं, तो अपनी उम्र से मर जाता है नेचुरल कारणों से, तो लोग बिल्कुल छाती पीट लेते हैं। ये महिलाओं का रिपीटेड रेप होता है बंगाल में, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब लोग इतने इतने हिपोक्रेटिकल हो चुके हैं कि वो स्टैन स्वामी जो इतने बड़े मामले में मतलब कोर्ट उसे एक बार भी बेल सुनता भी नहीं है, उसकी प्राइमा फेसी केस भी नहीं बनता बेल का उसके लिए। तो ये जितने भी अर्बन नक्सल है ये कोशिश तो पूरी करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जनता आप समझ चुकी है, जनता आप समझ चुकी है। और चाहे इंडिया स्पीक्स डेली हो या आजकल के जितने अच्छे यूट्यूब चैनल आ गए, इन सब में जो सच है वो जरूर देखते रहिए, क्योंकि न्यूज चैनल तो आपको थोड़ी डिबेट दिखाएंगे, थोड़ा दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, लेकिन अंदर की कहानी क्या है वो आप लोग सब देखते रहिए। ये एक स्पेकुलेशन पे है। हिंदू जाट में बढ़ गया है। देखिए ये तो संदीप भाई ने भी कहा कि जात की राजनीति तो उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत के कई राज्यों का यथार्थ है, लेकिन 2014 के बाद से चाहे वो नरेंद्र मोदी जैसे शासक हो या योगी आदित्यनाथ जैसे, उन्होंने डेवलपमेंट को एक अलग जाति बना दिया है। मैं समझता हूँ मतलब एक अलग कम्युनिटी बना दिया है कि भाई मैं आपका बेनिफिशियरी हूँ, या तो मुझे सड़क मिली अच्छी, या तो मुझे टॉयलेट मिला है, या मेरे डीबीटी में पैसे आए हैं, या मेरे घर में गैस आई है, या मुझे फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो पहले नहीं मिलती थी अब मिल पाई है, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ। तो ये अपने आप में एक जाति बन गई। जो बेनिफिशियरी है सरकार का, उसे पता लग गया है भाई सरकारें बेनिफिट देने के लिए होती हैं, केवल जाति के नाम पे आपको पुचकारने के लिए नहीं होती केवल। तो ये एक आखिरी सवाल है, और ये एक बच्चा है जो पढ़ता है और ये आपसे ये पूछता है, ये थोड़ा सा मार्गदर्शन जरूरी है। जी 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 देखिए कई बार क्या होता है, देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 80-90 डिपार्टमेंट है, तो सब में रिसर्च तो नहीं हो पाती है। तो जैसे हम छोटी सी कोई खबर पढ़ते हैं इधर उधर, या जैसे मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश की ये बुकलेट है, ये जो उन्होंने 4 साल में जारी करी कि उन्होंने क्या क्या करा। अब इसमें खूब सारा डेटा है, लेकिन एक एक पंक्ति में डेटा है। जो मैंने आपको आज हमने आधे घंटे में बात करी, एक पंक्ति में लिखा है कि इतने राजमार्ग बने इतने किलोमीटर के। अब मैंने क्या करा, उस ऑफिसर को कॉन्टेक्ट करा, उनसे समय मांगा, उनसे जाके लखनऊ में जाके मिला, या उनसे फोन पे बात करी। और उत्तर प्रदेश के ऑफिसर बात भी करते हैं, और उनसे मैंने पूरा डेटा लिया, फिर कुछ और रिसर्चर से बात करी, फिर उस डेटा को कलेक्ट करा, फिर एक लेख लिखा, फिर लेख लिखने के बाद संदीप भाई या किसी ऐसे यूट्यूब में भेजा, उन्होंने शो करने को रेडी भी हो गए। तो एक बात वो सबके सामने भी आ गई। तो लंबी प्रक्रिया है ध्रुवा जी। देखिए मेहनत का मेरे ख्याल से कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो चीज मेहनत से होती है वो मेहनत से ही होती है। आप वो छोटा मोटा जुमला तो मार के भाग सकते हैं कि देखो सड़कें बनी। अब मैं ऐसे बता दूं आपको कि योगी आदित्यनाथ के समय बहुत सारी सड़कें बनी, तो आपको पता नहीं कौन सी बनी, कहां बनी, उससे मुझे ही नहीं कन्विक्शन होगा। और मेरे साथ जब तक मुझे खुद कन्विक्शन नहीं होता है, जैसे मुझे लगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तो उनके समय का है, किसी ने बताया तो मैंने पूरा उसका अध्ययन करा, मैं वहां के सीनियर इंजीनियर से जाके मिला, वो कह रहा सर उसकी डीपीआर अलग है, इसकी डीपीआर अलग है, उसका तो रूट ही अलग था, और वो इतना महंगा रूट था वो कभी बन ही नहीं पाता। बस वो एक ऐसा ना कि फैंसी बनाने के लिए रख दिया कि देखो हमारा प्रोजेक्ट है। और उन्होंने 5-10% लैंड भी एक्वायर नहीं करी थी सर। 90% जब लैंड एक्वायर होती है तब टेंडर होता है, तो टेंडर के स्टेज पे क्या वो लैंड एक्विजिशन के स्टेज पे भी नहीं पहुंचे थे, और वो कह रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट है। तो देखिए ऐसे झूठ की राजनीति तो अब एक्सपोज हो रही है, अब क्योंकि सोशल मीडिया एक तरह का लेवलर है, वो एक्सपोज हो रही है। तो हाँ यही है ध्रुवा कि मेहनत और लाइटर हम करते हैं इस पूरे शो को इन लाइटर मोड। कल कैबिनेट विस्तार पर है, पर ये लाइटर मोड है, कोई सीरियस ना ले भाई, सीधी सी बात है। आपको प्रसाद के नहीं चाहिए क्या है संदीप जी ने ठीक नहीं किया, आपको अंधकार मंत्री चेतावनी प्रसाद, अच्छा आपने नाम रखे होंगे मंत्री, ठीक है ये लेकिन ठीक है राजनीति में भी रहते हैं। थैंक यू सो मच शांतनु भाई कि आपने समय निकाला। और विकास परक राजनीति तो हो रही थी, विकास परक पत्रकारिता नहीं होती है।
और मुझे याद है जब पत्रकारिता का कोर्स करके बच्चे निकलते हैं तो सबसे पहले जब उनको कहा जाता है, इंटरव्यू में जाते हैं, तो आप क्या करोगे, क्या पत्रकारिता करोगे, तो डेवलपमेंट जर्नलिज्म करूंगा। वास्तव में जो कभी नहीं होता वो सिर्फ इंटरव्यू में रह जाता है, क्योंकि एडिटर उनको डेवलपमेंट जर्नलिज्म नहीं कराता, जो उनसे कराता है वो करना पड़ता है। लेकिन हमने डेवलपमेंट जर्नलिज्म को फिर से हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, और जनता जब तक एक साफ नजरिए से चीजों को देखना नहीं शुरू करेगी तब तक राजनीति में जाति, मजहब ये सब खत्म नहीं होंगे। तो वो बहुत जरूरी है। और ये आप अच्छा काम कर रहे हो कि काफी विश्लेषण कर रहे हो आंकड़ों का, इसके लिए आपका बहुत पुनः धन्यवाद इंडिया स्पीक डेली के दर्शकों की तरफ से। और उम्मीद करते हैं अगली बार शांतनु जी के पिटारा से कुछ और निकलने वाला है। जी जी जरूर, धन्यवाद धन्यवाद।